हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। आज का हमारा जो लेक्चर है ये कंटिन्यूशन है हमारी लेक्चर सीरीज़ का, जहां पर हम अपने अपकमिंग एग्जाम ऑफ EPFO 2024 उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। ये वाली जो लेक्चर सीरीज है ये पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए बनाई गई है, विच इज़ इन कंटिन्यूशन। इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, दिस इज इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट। देन द टॉपिक फॉर टुडे वीडियो इज प्रीएम्बल पे एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। वाई आई एम टेलिंग यू, सो दैट आप ये वीडियो देखने से पहले एक बार उसको जरूर देख के आए, उसको कवर करके आए, बिकॉज उसी कंटिन्यूशन में ही है, राइट? बिकॉज तभी आपको अच्छी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। उससे पहले एक थोड़ा सा रिकैप हो जाए कि प्रीएम्बल हमने जो पढ़ा था, व्हाट वाज प्रीएम्बल? सी प्रीएम्बल इज जस्ट लाइक अ प्रीफेस, राइट? हमने देखा था प्रीएम्बल क्या चीज है क्या नहीं। ये एक प्रीफेस है, जैसे बुक का कोई प्रीफेस होता है जिसके अंदर बुक के बारे में काफी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखे होते हैं कि बुक को बनाने की इंटेंशन क्या थी, कौन उसके राइटर है, उन्होंने क्या उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस था जो उन्होंने सो दैट बुक बना रहे हैं, उनकी जो बुक बनाई किसके लिए बनाई गई है, राइट? और कुछ बेसिक फीचर्स भी लिखे होते हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी होती है प्रीफेस के अंदर। इट इज मोर और लेस लाइक एन ID कार्ड, एक ID कार्ड की तरह होता है कहीं ना कहीं, राइट? सो यू कैन से सिंपली आप प्रीएम्बल को भी उसके एनालॉगस ही समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो बुक की मैं बात करे जा रहे थे, बुक क्या है यहाँ पर, बेसिकली बुक वर्ड करेक्ट नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, उसके लिए कि प्रीफेस की तरह काम करता है, राइट? अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है क्या नहीं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी नहीं। अभी एक बार प्रीएम्बल को थोड़ा सा फोकस करना है इस लेक्चर के अंदर, राइट? ओके, बहुत ही इजी टॉपिक है बाय द वे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, तो उसको थोड़ा इजी से वे में ही समझना है। जब चीजें इजी है तो इजी ही रखनी चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, राइट? एंड एज फार एज दिस लेक्चर इज कंसर्न, आपके जो पॉलिटी वाले सेक्शन है ना, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको उनके लिए सिर्फ इन लेक्चर सीरीज को अगर फॉलो कर लोगे ना, तो वो यहां से भी डेफिनेटली आपके कवर हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट कीप फॉलोइंग अबीपीडिया, ऑल वी वांट जस्ट यू कीप फॉलोइंग अबीपीडिया। अबीपीडिया को फॉलो कीजिए, राइट? इन वीडियोस को एंड तक देखिए, डेफिनेटली आपके टॉपिक पूरे कवर हो जाएंगे एंड योरसेल्फ विल रियलाइज इट। आप इसके बाद जब क्वेश्चंस भी लगाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस भी मोर और लेस 95% ज्यादा क्वेश्चंस जो कि रेलिवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए वो कवर हो जाएंगे इसी के थ्रू, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? ओके, तो हम बात कर रहे थे प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल इज लाइक व्हाट? इट इज लाइक अ प्रीफेस, क्लियर है? और अब प्रीएम्बल हमने देखा था, एक दोबारा देख लेते हैं कि प्रीएम्बल, सी दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन। यहां पर कुछ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था इसको। पहला पार्ट था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सोर्स बता रहा है, इट इज टेलिंग द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Then these things, sovereign, socialist, secular, democratic republic, ये क्या बता रहा है? नेचर, या फिर आप फीचर भी कह सकते हैं, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। यस और नो? उसके बाद ये वाला जो पार्ट है आपका, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या बता रहे हैं? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं। What is the purpose of constitution? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पर्पस क्या है? हम एस्टैब्लिश क्या करना चाह रहे हैं, इंडियन स्टेट को किस टाइप का बनाना चाह रहे हैं, वो बता रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका, राइट? एंड देन उसके बाद आते हैं आपका लास्ट वाला पार्ट, जो कि सिंपली डेट ऑफ अडॉप्शन एंड एक्शन बता रहा है कि कब अडॉप्ट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट? और हमने देखा था जब डेट की बात आती है, दो डेट बताई थी मैंने आपको, एक जो यहाँ पे लिखी हुई है 26 नवंबर 1949, अदर डेट इज 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। वी हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन दिस डे, बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी को। ठीक उससे एक महीने बाद, एक नहीं सॉरी 2 महीने बाद, उससे ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसको इंप्लीमेंट किया गया था। अब ये वाली डेट क्यों चूज करी थी, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी कि 26 जनवरी क्यों यूज करी, 26 नवंबर क्यों नहीं यूज करी, राइट? तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी उसका रीजन जानने के लिए, क्लियर है? ओके, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये जो 5 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जरूर समझेंगे कि सोवरेन का मीनिंग क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक।
बाय द वे, जब प्रीएम्बल इनिशियली बनाया गया था, इनिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उस टाइम पर ना सोशलिस्ट वर्ड था, राइट, और ना ही आपका सेकुलर वर्ड था। ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ये बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं प्रीएम्बल के अंदर। इनिशियली हमें मतलब हमारे जो प्रीएम्बल जब बना था उसके अंदर खाली सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था, सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं था। इसको बाद में ऐड किया गया, राइट। और ये भी मैं बताने की ट्राई करूंगा आपको, राइट, फर्दर दिस राउंड दिस लेक्चर, पर इसको एंड में देखेंगे कि सोशलिस्ट और सेकुलर ये हमने बाद में ऐड क्यों किया, इनिशियली क्यों नहीं लिखा था, इसका रीजन क्या है इसके पीछे, थोड़ा सा इसको समझने की भी ट्राई करेंगे, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमने देखा था एक बेसिक सा फैक्ट कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो कहां से आपके इंस्पायर्ड है, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है ये, राइट। एंड इट इज प्रीएम्बल इज नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग नॉन एनफोर्सेबल या फिर नॉन जस्टिसिएबल, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, आपको प्रीवियस वीडियो के लिए देखनी पड़ेगी, राइट। बट यस, एक चीज जरूर है, अब यहां से कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट लेक्चर से यहीं पे खत्म हुआ था। लास्ट लेक्चर में यहां पर हमने देख लिया था कि जो प्रीएम्बल है अपना, राइट, द प्रीएम्बल इज नॉन एनफोर्सिएबल, दैट इज ट्रू, इट इज नॉन एनफोर्सिएबल, बट एट द सेम टाइम प्रीएम्बल के बेसिस पे लॉज को इंटरप्रेट जरूर किया जा सकता है। लॉज कैन बी इंटरप्रेटेड प्रीएम्बल की हेल्प से लॉज को इंटरप्रेट जरूर किया जा सकता है। क्या मतलब है, जस्ट सी हियर, see, although the preamble is not enforceable in court, but it states the objective of the constitution and acts as an aid during the interpretation of articles when language is found ambiguous. अगर कुछ इंटरप्रिटेशन करनी है कुछ आर्टिकल्स की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां पर जो प्रीएम्बल की हेल्प से उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है कि प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है भाई, उसके अकॉर्डिंग लॉ को बनाया जाए। कुछ आर्टिकल नहीं समझ में आ रहे, देन लुक फॉरवर्ड, दोबारा वापस देखते हैं प्रीएम्बल के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा, तो उसके अकॉर्डिंगली उस फिर लॉ को इंटरप्रेट करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉ ऐसा बना रहे हैं जो कि सेकुलर के अगेंस्ट जा रहा है, नॉन सेकुलर फीचर्स हैं उसके अंदर, तो वहां पर वो क्या करेंगे, भाई रुको एक बार, हम एक बार प्रीएम्बल दोबारा देखते हैं। प्रीएम्बल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इंडिया क्या होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए। अब हम क्या बता रहे हैं, लो ये नॉन सेकुलर हो रहा है, तो गलत है ये, हमें रुकना है, हमें देखना है प्रीएम्बल जो बता रहा है, तो वी विल चेंज दिस लॉ। एक एग्जाम्पल था, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल काइंड ऑफ एग्जाम्पल था, बट आपको समझाने के लिए था कि क्या मीनिंग है, बिल्कुल सिंपल वे में। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो बच्चा पहली बार भी समझ रहा है ना, जिसको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, उसको भी समझ में आए, दिस इज व्हाट माय टारगेट इज। तभी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आपको बताने की ट्राई कर रहा हूं, थोड़े से हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स भी हैं, राइट। और हाँ, अब यहां पर मैंने वर्ड यूज किया सेकुलर, बाय द वे मैंने वर्ड क्या यूज किया, सेकुलर। अब जिसको सेकुलर अभी नहीं पता, होल्ड ऑन, डोंट वरी, इनको भी कवर करेंगे भी कि सेकुलर का मीनिंग क्या होता है। चीजों को रटने की बजाय थोड़ा समझने की ट्राई करेंगे। रटना कई बार आपको पहले प्राइमा फेसी इजी लगेगा कि हाँ भाई देखा, समझ भी ना समझे, चलो फटाफट हो गया, बट इन द लॉन्ग रन कभी भी फैक्ट्स को रटना, क्रैम करना, आई मीन कभी भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। चीजों को अगर समझ के करोगे तो लंबे रेस के घोड़े बनोगे, लॉन्ग रन में आपको काम आएंगी चीजें। ये जो बैटल है ना आपकी, ये एक तरीके से बैटल ही है। जो एग्जाम्स है आपके, ईपीएफओ का एग्जाम है, एक काइंड ऑफ अ बैटल ही है। इट्स नॉट जस्ट आपका यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है ये, यहाँ पर आपको आपके जो कॉम्पिटिशन है उससे आगे निकलना है, तभी बात बनेगी। और सारे के सारे अच्छी मेहनत करके आते हैं, जो भी बच्चे सीरियस होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो कभी आपके कंपटीशन है ही नहीं। जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो आपके कंपटीशन होंगे, तो उन कंपटीशन से अगर आगे निकलना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है और चीज़ों को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। क्लियर है? ओके, बट डेफिनेटली डुएबल है, चीज़ें बिल्कुल डुएबल होती हैं अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, सही स्ट्रेटेजी के साथ चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो तब। लेकिन अगर आप इनके अलावा कोई भी और वे ढूंढ रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो एक अच्छे वे में करिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि भाई एग्जाम तो क्लियर करना ही करना है और हो भी जाएगा। मेहनत करने के लिए रेडी है, मेहनत करने से पीछे हटेंगे नहीं और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, दैट्स इट। इसी को स्मार्ट वर्क बोल देते हैं, फिर बाद में यही स्मार्ट वर्क होता है और कुछ ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं होती स्मार्ट वर्क, राइट? ओके, सो यस, आई होप समझ में आया होगा कि प्रीएम्बल की हेल्प से इंटरप्रेट जरूर किया जा सकता है लॉज को।
सो दिस इज द मीनिंग। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको ऑप्शंस बना के दे देंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा देंगे कि नॉन एनफोर्सेबल एंड नॉन इंटरप्रिटेशन, एनफोर्सेबल बट नॉन इंटरप्रिटेशन, एनफोर्सेबल एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ऐसे करके किसी भी तरीके से मिक्स एंड मैच कर देंगे, बट आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, सी ये सब भी कवर कर दिया था हमने, राइट। इसके सोर्स जो पीपल ऑफ इंडिया ही है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? पीपल ऑफ इंडिया। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो प्रीवियस वीडियो देखिए प्लीज एक बार। देन इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक। आज ये देखते हैं रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे, ठीक है। डेट मेंशन क्या है? 26 नवंबर। ओके, नाउ अब आते हैं थोड़े कीवर्ड्स पे इनके, ठीक है। तो पहला कीवर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सिंपली सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है आपको, राइट। इसके लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, आपको समझ में आएगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग क्या है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो क्यों लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, क्या बताना क्या चाह रहे हैं वो इसके थ्रू। देन द सेकंड वर्ड इज सोवरन। ओके, अब देखते हैं सोवरन का थोड़ा सा मीनिंग क्या होता है। सी सोवरेनिटी, बीइंग सोवरन ऑल्सो इज ऑफ टू टाइप्स। सोवरन का मीनिंग भी दो टाइप से होता है, एक होता है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। सोवरन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? अपनी मर्जी का मालिक होना, मतलब उसका किसी और का आप पे कंट्रोल ना होना, आप एक तरीके से फ्री होना, आप अपनी मर्जी से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सको, इसको बोलते हैं सोवरन, कि अपनी मर्जी का मालिक अपने अकॉर्डिंगली। तो यहां पर क्या है, सोवरन का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल। ओके, सो सोवरन मीन्स फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, राइट। कि बाहर किसी कोई पार्टी को कंट्रोल नहीं कर सकती। मतलब जैसे पहले क्या था, इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश कंट्रोल में थी, ब्रिटिशर्स तो कंट्रोल कर रहे थे इंडियन पॉलिटी को पूरा, बट अब ऐसा नहीं है। अब हमारी सरकार हमने खुद ही बनाते हैं, हमारी सरकार हमारे लिए फिर एग्जीक्यूट करके देती है। पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे खुद के इलेक्ट किए हुए हैं, वहीं फिर फाइनली लॉ बनाते हैं हमारे बिहाफ पे, और उन्हीं में से उसी पार्लियामेंट्री में से हमारी गवर्नमेंट भी इलेक्ट होती है और वो एग्जीक्यूट करते हैं, और हर 5 साल बाद वो चेंज भी होती है। सो ये बेसिकली मोटा मोटा मीनिंग है सोवरन का। अब सोवरन के अंदर भी आपकी दो टाइप की सोवरेनिटी होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हम अपने जो डोमेस्टिक अफेयर्स है, हमारी बाउंड्री के अंदर, इंडियन नेशनल जो बाउंड्री है उसी के अंदर हमारे जो डोमेस्टिक अफेयर्स है उसके रिलेटेड भी लॉज हम खुद बना सकते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज इंटरनल सोवरेनिटी। और एक्सटर्नल मतलब हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है दूसरे नेशंस के साथ, वो भी हम खुद डिसाइड करते हैं, कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं हमारे ऊपर, राइट। सो हमारे पास, इंडिया के पास इंटरनल सोवरेनिटी एज वेल एक्सटर्नल सोवरेनिटी दोनों है, right? So we are internal as well as external sovereign. This is the meaning of being a sovereign country, right? तो preamble हमें वही बता रहा है एक चीज। So I hope आपको sovereign meaning समझ में जरूर आया होगा। Just look at the definition now. The term means that India has its own independent authority and it is not a dominion of any other external power, right? पहले क्या बोलते थे ना, ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर है, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको, जब ब्रिटिश कंट्रोल में थी तो ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर थी बेसिकली। इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, राइट। इंडिया इज अ सोवरन कंट्री, राइट। देन कम्स सोशलिस्ट, द नेक्स्ट टर्म कम्स सोशलिस्ट। सो सोशलिस्ट को पढ़ते हैं बेसिकली, सोशलिस्ट को समझने, देखो ज्यादा आपको सोशलिस्ट के लिए डीप में नहीं जाना, आपको कोई बिल्कुल उतना कोई डीप में कुछ पूछना नहीं वाला ईपीएफओ के अंदर। एक आपको जनरल ओवरव्यू जरूर होना चाहिए कि सोशलिस्ट का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, किस चीज से लिंक कर सकते हैं इसको, राइट। सो सोशलिज्म, देखो दो चीजें होती हैं, एक होते हैं कैपिटलिस्ट, आप कंपेयर करते पढ़ो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, अदर इज सोशलिस्ट। पहले देखते हैं कैपिटलिस्ट, आपको तभी आपको कंपेयर करके सोशलिस्ट अच्छे से समझ में आएगा। कैपिटलिस्ट के लिए हम एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं कि लेट्स से पेन की एक पेन मेकिंग फैक्ट्री है, राइट। उसने बनाए और पेन मेकिंग फैक्ट्री है और मार्केट में पेन की डिमांड है, पीपल आर डिमांडिंग पेन्स। 4 बंदे ब्लू पेन की डिमांड कर रहे हैं और एक जो है ब्लैक पेन की डिमांड कर रहा है, राइट। तो अगर एक फैक्ट्री है, राइट, एक फैक्ट्री है जो कि पेन बनाती है, ठीक है, तो अब वो क्या करेंगी,
वो देखिए कि भाई डिमांड 4 ब्लू की ज्यादा है, ब्लैक की बहुत कम है, तो वो क्या करेगी, सिर्फ ब्लू बनाएगी। जो ये बंदा ब्लैक पेन डिमांड कर रहा था इसको नहीं मिलेगा पेन, बाकी जो ब्लू वाले थे वो पेन उनको मिल जाएगा, बिकॉज 4 ब्लू पेन बने कि ब्लू की ही डिमांड उठ रही थी। कैपिटल सिस्टम में यही चलता है, यहां पर डिमांड सप्लाई की चीजें चलती हैं। डिमांड सप्लाई सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता है, राइट, प्रॉफिट मोटिव पे चलता है, डिमांड सप्लाई पे चलता है, मार्केट के ऊपर सब कुछ चलता है। एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता ज्यादा इसमें, राइट, गवर्नमेंट कंट्रोल इज नॉट देयर, इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसका परफेक्ट एग्जांपल है यूएसए। वहां पर यूएसए इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ कैपिटलिस्ट कंट्री। वहां की जो मार्केट है वही डिटरमाइन कर रही है सब कुछ, गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता उनके अंदर। मार्केट प्रॉफिट और लॉस सिर्फ ही चीजें चलती है, जहां पर प्रॉफिट होता है उसी पे भागते हैं सारे के सारे। सिंपल, दैट इज व्हाट कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट, कैपिटलिस्ट। एंड व्हेन इट कम्स टू सोशलिस्ट, सोशलिस्ट की जब बात करते हैं तो इसी एग्जांपल में वापिस आते हैं। सोशलिज्म के अंदर क्या होगा कि जब पेन बनाएंगे तो वो देखेंगे भाई सबकी डिमांड पूरी हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, तो वो देखेंगे ब्लू भी मिले, सबको इक्वल आउटकम मिले, सॉरी ब्लू भी मिले और ब्लैक भी मिले, तो वो फैक्ट्री क्या करेगी, ब्लू पेन भी बनाएगी सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर और ब्लैक पेन भी बनाएगी, सो दैट सबको अपनी जो आउटकम्स है सबके लिए बराबर हो। कैपिटलिस्ट के अंदर होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबरी का मौका दिया जाता है, भैया आपको फुल्ली छूट है, आपको जो करना है करो, हम कोई आपको कुछ खींच नहीं रहे। सोशलिज्म के अंदर क्या होगा, आउटकम जो रिजल्ट है वो सबके लिए बराबर हो, इक्वालिटी होनी चाहिए इसमें, सबको जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो इक्वल होने चाहिए, सबके पास बराबर बराबर रिसोर्सेज हो। सोशलिज्म सिस्टम के अंदर फिर चाहे कोई पीएन हो चाहे कोई डॉक्टर हो, सबको बराबरी की चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। कैपिटलिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होगा, कैपिटलिस्ट के अंदर जितना आप में कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जितने मर्जी चाहे रिसोर्सेज आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो। सोशलिस्ट के अंदर क्या होगा, बेसिकली यहां पर वेलफेयर वाली चीजें चलेंगी, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं जो, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा ज्यादा इनमें, मतलब यहाँ पे जो कंपनीज है वो गवर्नमेंट ओन्ड ज्यादा होंगी, प्राइवेट कंपनीज नहीं होंगी। कैपिटलिस्ट के अंदर प्राइवेट कंपनीज चलती हैं, तो अगर हमारे यहाँ पे जैसे पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, आईओसीएल, आपकी बीपीसीएल, वो सब सोशलिस्ट सिस्टम की तरफ है, बिकॉज वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, गवर्नमेंट आर रनिंग देम। आ रही बात समझ में? वेयरएज कैपिटलिस्ट के अंदर गवर्नमेंट की कंपनीज नहीं होंगी, गवर्नमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी, प्राइवेट कंपनी होगी सारी की सारी। क्लियर है? तो दिस इज वो सोशलिस्ट। तो इंडिया क्या सोशलिस्ट है? यस, इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। हमारे यहाँ पे क्या गवर्नमेंट कंट्रोल वेलफेयर स्कीम चलाती है? डेफिनेटली चलाती है, राइट। क्या हम कंप्लीटली सोशलिस्ट है? नहीं, हम कंप्लीटली सोशलिस्ट नहीं है। हमें असली बोलने का तरीका है वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंडियन। इंडिया की डेफिनेशन क्या है? वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे यहाँ पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट यस सोशलिस्ट तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता ही करता है, तभी हमने प्रीएम्बल में उसको लिखा हुआ है, वी हैव एंटर्ड दैट, राइट। सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। The term means the achievement of socialist ends through democratic means. It holds faith in mixed economy where both private and public sectors coexist side by side. India क्या है? अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते कि नहीं करते, राइट। ये सोशलिस्ट वर्ड जो है ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, इनिशियली नहीं था। इनिशियली जब प्रीएम्बल को बनाया गया था उस टाइम पे सोशलिस्ट वर्ड प्रीएम्बल के अंदर नहीं था। दिस वर्ड हैज बीन एडेड थ्रू एन अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। काइंडली डू रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट। आई होप आपको सोशलिस्ट वर्ड जरूर समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द सेकुलर। ओके, अब देखते हैं सेकुलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है यहां पर। ओके, सेकुलर वर्ड का सिंपल मीनिंग अगर मैं बताऊं तो इसका मीनिंग होता है नो स्टेट रिलीजन। नो स्टेट रिलीजन। क्या इंडिया जो स्टेट है हमारी, हम बोलते हैं कि क्या हम हिंदू नेशन है, या हम इस्लामिक नेशन है, क्या हम बुद्धिस्ट नेशन है? नहीं बोलते ना ऐसा, हम इंडियन है। हमारे यहाँ पे ऐसा स्टेट कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, जो वो लॉ बनाती है, लॉ इंप्लीमेंट करती है, वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फोकस पे करते हुए नहीं बनाती, वो न्यूट्रल होता है सबके लिए। थोड़ी मोड़ी एक्सेप्शंस होती हैं सिर्फ, उनका भी पर्पज अलग होता है, बट एज सच हमारी कोई भी पॉलिसी किसी भी रिलीजन के साथ बायस नहीं है, किसी रिलीजन को बेसिस रख के नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, इट इज नॉट अ सेकुलर स्टेट। वहां पर इस्लामिक लॉ जो है वो प्राइम है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम है। हमारे यहाँ पे कोई हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ नहीं चलता है सच।
पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक लॉ चलता है, उनके जो लॉज वगैरह सब कुछ वो इस्लामिक लॉ के ऊपर बेस्ड होके होता है सब कुछ, राइट। सो इंडियन सेकुलरिज्म सिंपल मीनिंग, वैसे सेकुलरिज्म का मीनिंग नो स्टेट रिलीजन, दैट इज द रीजन वी कॉल आवरसेल्व्स एज सेकुलर, whereas Indian secularism is different from Western secularism. इंडियन सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम किसी सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि सेकुलर कैसे है, नो स्टेट रिलीजन। यस, वेस्टर्न सेकुलरिज्म की डेफिनेशन अलग है, बट उसको हम आज नहीं करेंगे, उसको किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे, राइट। वेस्टर्न सेकुलरिज्म इज डिफरेंट, इंडियन सेकुलरिज्म से बहुत डिफरेंट है वो। तभी कुछ यही कहीं ना कहीं रीजन था कि हमें सेकुलर वर्ड अलग से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करके बताना पड़ा कि भाई हम सेकुलर हैं। और सिर्फ बोलने की बात नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे ऐसे फीचर्स हैं, हमारे प्रॉपर आर्टिकल्स डेडिकेटेड है जो हमें बता रहे हैं कि हम सेकुलर है, राइट। ओके, सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन नाउ। द टर्म मीन्स दैट ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, राइट। सो दिस इज सेकुलर। देन it was incorporated in the preamble by the 42nd amendment. सेकुलर वर्ड भी 42nd amendment से आया था, दो वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर, किससे? 42nd amendment of 1976, right? Now the third thing is democratic. Now okay, democratic का मीनिंग देखते हैं एक बार। What is democratic? डेमोक्रेटिक का सिंपल मीनिंग होता है, इसका वर्ड आया डेमो से, डेमो का मीनिंग होता है पीपल, और क्रेटिक मतलब क्रेसी से आया ये वर्ड, क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग होता है रूल बाय द पीपल, राइट। तो क्या इंडिया डेमोक्रेटिक है? डेफिनेटली डेमोक्रेटिक है। हमारे यहां पर कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्रीज है वो कौन है? वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, कोई भी लॉ बनाना है वो डायरेक्टली सिटीजन से पूछेंगे, ये तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट इंडिया में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव सेंड करते हैं जो हमारे बिहाफ पे लॉ बनाते हैं। पहले हम उनको इलेक्ट करते हैं, फिर वो हमारे बिहाफ पे वहां लॉ बनाते हैं। तभी हमारे यहाँ पे क्या फॉलो होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। सो क्या इंडिया डेमोक्रेटिक है? यस। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कौन सी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी बाय द वे स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में फॉलो होती है, राइट। ओके, सो दिस इज इट। देन रिपब्लिक, the term indicates that the head of the state is elected by the people. In India the president is the elected head of the state. So yes, are we republic? Yes. तो रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? रिपब्लिक का मीनिंग होता है सिंपली द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड दैट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक। मतलब इलेक्टेड मतलब एक होता है ना राजा का बेटा राजा बनेगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारे जो हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट साहब है हमारे, उनके लिए भी इलेक्शन होते हैं, यस होते हैं, बट वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वही इलेक्ट करते हैं फर्दर, बट यस इलेक्शन जरूर होते हैं। हायरार्की नहीं, ऐसी कोई हेरिडिटरी नहीं है, हेरिडिटरी कुछ नहीं होता यहाँ पर, तो प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट क्या इलेक्टेड है? दैट इज द रीजन वी कॉल आवर इंडिया एज अ रिपब्लिक स्टेट, राइट। सो दिस वॉज ऑल एंड वी विल एंड द वीडियो टुडे हियर इटसेल्फ। यहीं पर वीडियो को एंड करेंगे, राइट। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। सो जस्ट अ सेक, आई होप आपको चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया तो राइट, फील फ्री टू आस्क। एंड आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अदर इन्फॉर्मेशन विद यू टू शेयर एज वेल। इफ यू वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर ईपीएफओ 2024, अगर आप चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन एंड दैट टू एट वन प्लेस ओनली, कि एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाए कंसाइज फॉर्म के अंदर, कि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े, ज्यादा सर्च ना करनी पड़े रिसोर्सेज के लिए। सो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू विच इज द ईपीएफओ 2024 प्रॉपर कोर्स लॉन्च बाय अबीपीडिया। अबीपीडिया ने आपके लिए ईपीएफओ 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जहां पर आपको सब कुछ प्रोवाइडेड होगा। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, वेब नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज वीसी के अंदर इंक्लूडेड है, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट, राइट। उसके साथ साथ आपके डाउट सेशंस होंगे, और द बिगेस्ट थिंग इज द मेंटरशिप। आपको फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करी जा रही है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टू मेक श्योर कि आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट ना हो,
right? All this is included in this course. It is a one-stop solution for your EPFO preparation. The registration link for this course is in the description box. उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं. सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, उस पर कॉल करके कोई भी क्वेरी आप क्वेरी अपनी रिजॉल्व कर सकते हैं. राइट, फील फ्री टू आस्क. राइट, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हैं. और ये फ्री लेक्चर सीरीज तो हम आपके लिए चलाते ही रहेंगे. इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग. So until our next video, I wish you good luck for your future endeavors. So keep preparing. Thank you and have a nice day. Okay.